नमस्कार, के न्यूज नेशनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। देखते हैं अब तक की देश विदेश की बड़ी खबरें। एक नजर हेडलाइंस पे। तालिबान जल्दी अफगानिस्तान में अपनी सरकार के गठन का ऐलान कर सकता है। पाकिस्तानी संस्था आईएसआई पर लगातार अफगानिस्तान में आतंक को बढ़ावा देने और तालिबान हक्कानी नेटवर्क को आर्थिक मदद मुहैया कराने का आरोप। जल्द ही केंद्र सरकार किसानों के हित में एक बड़ा फैसला कर सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव को हरी झंडी दे दी। कश्मीर घाटी में स्थिति शांतिपूर्ण नियंत्रण में होने के कारण मोबाइल टेलीफोनिक सेवाएं और फिक्स लाइन इंटरनेट सेवाएं 46 घंटे बाद शुक्रवार को 10 बजे बहाल कर दी गई। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार पर निशान साधा। कहा, केंद्र सरकार मोनेटाइजेशन स्कीम के नाम पर देश बेच रही है। खबरें विस्तार से देखें तो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई पर लगातार अफगानिस्तान में आतंक को बढ़ावा देने और अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहे तालिबान हक्कानी नेटवर्क को आर्थिक मदद मुहैया कराने का आरोप लगता रहा है। तालिबान जल्द ही अफगानिस्तान में अपनी सरकार के गठन का ऐलान कर सकता है। इसी बीच तालिबान ने बड़े नेता भले ही पाकिस्तान से साठगांठ होने से इनकार करे, लेकिन दोनों के बीच रिश्ते खुलकर उजागर होते नजर आ रहे हैं। दरअसल इस बार पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के प्रमुख फैज हमीद की काबुल पहुंचे हैं। पाकिस्तान के किसी अधिकारी का इस तरह तालिबान सरकार के गठन से पहले अफगानिस्तान पहुंचना अपने आप में काफी कुछ स्पष्ट कर रहा है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका को पाकिस्तान से निकालने के पीछे पाकिस्तान का ही हाथ माना जाता है। बताया गया है कि आईएसआई चीफ के साथ कई और सैन्य अधिकारी भी अफगानिस्तान पहुंचे। फिलहाल उन्हें काबुल से सेरेना होटल में रोका गया है, जहां इस दल ने पाकिस्तानी राजदूत से मिलने की बात कही। हालांकि सोशल मीडिया पर पहले ही कुछ फोटो भी सामने आए, जिनमें आईएसआई चीफ को तालिबान प्रमुख मुल्ला अब्दुल गनी बरादर के साथ दिखाया जा चुका है। पाकिस्तानी नेता कबूल चुके हैं कि तालिबान से उनके रिश्ते हैं। गौरतलब है कि खुद पाकिस्तान भी कई मौकों पर तालिबान के समर्थन की बात कबूल चुका है। इमरान सरकार के गृह मंत्री शेख राशिद ने हाल ही में खुद इस बात को स्वीकार किया कि इस्लामाबाद लंबे समय से तालिबान का संरक्षण रहा। राशिद ने कहा कि हमने संगठन को आश्रय देकर उसे मजबूत करने का काम किया है, जिसका परिणाम आप सभी देख सकते हैं। 20 साल बाद ये समूह एक बार फिर अफगानिस्तान पर शासन करेगा, रचनात्मक भूमिका निभाता रहेगा। उधर खुद पीएम इमरान खान भी दबे छिपे शब्दों में अफगानिस्तान से अमेरिका के जाने और तालिबान राह जाने पर खुशी जता चुके हैं। जल्द ही केंद्र सरकार किसानों के हित में एक बड़ा फैसला कर सकती है। इसकी तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। किसानों की आय बढ़ाने, उनके खर्चे को कम करने के अन्य स्रोतों पर सरकार अभी काम कर रही है। इसमें सबसे प्रमुख स्रोत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। इसके अब तक 12.4 करोड़ से अधिक किसान जुड़ चुके हैं। किसानों से बातचीत में शामिल रहे केंद्रीय मंत्री से किसानों की समस्या पर हुई बात का अंश हम आपको सुनाते हैं। मंत्री जी का कहना है कि केंद्र सरकार किसान संगठनों के अड़ियल रूप को देखकर उनसे बातचीत की पहल नहीं करेगी। प्रधानमंत्री की चिंता में देश के किसान हैं और हम उनके लिए जो बन पड़ेगा वह सब कुछ करेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार जल्दी केंद्र सरकार किसानों के हित में एक बड़ा फैसले का ऐलान करेगी। इसकी तैयारी बड़े जोरों शोरों से चल रही है। सूत्रों का कहना है कि कृषि मंत्रालय इसके बाबत पर काम कर रहा है। हालांकि उन्होंने इसके आगे का कोई भी खुलासा करने से इनकार किया। पुख्ता जानकारियों के मुताबिक अधिकारियों से संपर्क करके पता चला कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने, उनके खर्चे कम करने अन्य स्रोतों पर काम कर रही है। इसमें सबसे प्रमुख स्रोत प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है। इससे अब तक 12.4 करोड़ से अधिक किसान जुड़े हैं। इसकी 9वीं किस्त जा चुकी है और मंत्रालय के सूत्र बताते हैं कि 10 करोड़ से
अधिक किसानों के खाते में 2000 रुपए से हिसाब जा चुका। सरकार इसके दायरे और राशि की सीमा बढ़ाने के विकल्पों पर भी चर्चा कर रही है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का विधानसभा पहुंचने का रास्ता साफ होता भी नजर आ रहा है। चुनाव आयोग ने भवानीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनावों को हरी झंडी दे दी। यहां 30 सितंबर को मतदान होगा। 3 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। इसके अलावा बंगाल के शमशेरगंज, जंगीपुर और उड़ीसा पिपली सीट पर भी वोटिंग होगा। ममता बनर्जी को बंगाल चुनाव में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से मिली थी। शुभेंदु ने नंदीग्राम सीट से जीत हासिल की। टीएमसी के विधायक दल ने ममता को सीएम चुना था। उनके पास राज्य की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर विधानसभा पहुंचने के लिए 6 महीनों का समय है। ऐसा न होने पर उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ सकता है। तृणमूल नेता शोभनदेव चट्टोपाध्याय भवानीपुर चुनाव जीते थे, लेकिन बाद में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ममता बनर्जी के इस सीट से ही चुनाव मैदान में उतरने का दावा किया जा रहा है। ममता ने भी चुनाव आयोग से इस बात की मांग की थी। बंगाल में उपचुनाव कराने की मांग को लेकर ममता भी 2 बार चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात भी कर चुकी है। टीएमसी के एक प्रतिनिधि मंडल ने भी चुनाव आयोग से मुलाकात की। दल में सांसद सौगत रॉय, महुआ मोइत्रा, जवाहर सरकार, सुखेंदु शेखर राय और सजदा अहमद शामिल थे। इस मीटिंग के बाद चुनाव आयोग ने कहा था कि आयोग का काम चुनाव करना है और उसे रोकना। ममता उपचुनाव में हार गई थी तो क्या हुआ? क्या वो पहले जैसा होगा? उपचुनाव में हार के बाद ममता को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के अलावा और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। मुख्यमंत्री रहते नेता चुनाव नहीं हारते, ऐसा नहीं कह सकते। 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री शिबू सोमेन तमाड़ सीट से उपचुनाव हार गए। इसके बाद झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। संभवतः ये दूसरा मौका था जब कोई सीएम उपचुनाव में हारा था। कश्मीर घाटी में स्थिति अभी शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। इसके कारण सभी दूरसंचार सेवाएं, प्रदाताओं की मोबाइल टेलीफोनिक सेवाएं और फिक्स लाइन इंटरनेट सेवाएं 46 घंटे बाद शुक्रवार रात 10 बजे से बहाल कर दी गई। मोबाइल इंटरनेट सेवा रविवार दोपहर में शुरू होगी। गौरतलब है कि कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी की मौत के मद्देनजर इतिहाद के तौर पर बुधवार रात को बीएसएनएल के पोस्टपेड को छोड़कर सारी मोबाइल सेवाएं पूरी घाटी में बंद कर दी गई थी। बीएसएनएल के ब्रॉडबैंड और भारत फाइबर को छोड़कर फिक्स लाइन पर इंटरनेट और मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई थी। इस बीच दूसरे दिन शुक्रवार को कश्मीर घाटी में पाबंदियां जारी रही। मोबाइल सेवा, रेल सेवा ठप रही। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आवागमन भी लगातार दूसरे दिन बंद रहा। इसके रास्ते में हजारों वाहन फंसे हुए हैं। शुक्रवार की नमाज को देखते हुए काउंटडाउन आसपास के इलाकों में सुरक्षा तड़ी रखी गई थी। गिलानी के हैदरपुरा स्थित आवास की ओर जाने वाले रास्तों को सील रखा गया। अन्य इलाकों में बैरिकेड्स लगाए गए थे ताकि लोगों की आवाजाही नियंत्रित हो सके। पुलिस महानिदेशक दिलबाग सिंह ने कहा, कट्टरपंथी अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के निधन के बाद कश्मीर घाटी में हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं और लोगों ने अधिकारियों के साथ सहयोग किया। जल्द ही स्थिति की समीक्षा की है। पिछले 2 दिनों में एक भी अवांछित घटना नहीं हुई। लोगों ने सहयोग दिया और सुरक्षा बल काफी संयम से काम कर रहा है। इसीलिए अब समीक्षा बैठक के संचार सेवाओं पर प्रतिबंध में ढील देने के संबंध में निर्णय लिया गया और हम इसे जल्द ही बहाल कर देंगे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजीव शुक्ला ने केंद्र पर हमला बोला। कांग्रेस कार्य समिति सदस्य राजीव शुक्ला ने केंद्र सरकार पर निशान साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार मोनेटाइजेशन स्कीम के नाम पर देश बेच रही है। बीजेपी सरकार को रोका नहीं गया तो कल को ये जयपुर का हवा महल भी बेच देंगे, आमेर का किला तक बेच देंगे, ये देश की धरोहरों को बेच देंगे। केंद्र सरकार ने पिछली बार लाल किले को कोलकाता की एक कंपनी को देने की तैयारी भी कर ली थी। राजीव शुक्ला पीसीसी में मीडिया से इस बारे में बातचीत कर रहे थे। राजीव शुक्ला ने कहा, 70 साल में जनता के पैसों से जो बड़े बड़े उपक्रम बनाए गए उनके कॉर्पोरेट घरानों को देना गलत है। केंद्र कह रहा है कि किराए पर दे रहे हैं, लेकिन 50 साल के लिए कौन किराए पर देता है? अपने खास उद्योगपतियों को देश की धरोहरों को बेच रहे हैं। सरकार के हाथ में कुछ नहीं रहने वाला, ये क्या क्या बेच देंगे इसका कोई ठिकाना नहीं। राजीव शुक्ला ने कहा, जब आप एयरपोर्ट, रेलवे लाइन, मोबाइल टावर ही नहीं चला सकते तो आप सरकार में क्यों हैं?
ऐसे लोगों को सरकार छोड़कर चले जाना चाहिए। केंद्र सरकार देश बेच रही है। देश बेचने के लिए किसी पार्टी को जनता सत्ता में नहीं लाती। केंद्र सरकार स्ट्रेटेजिक महत्व के एसेट बेचकर देश की सुरक्षा को खतरे में डाल रही है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत मिलेंगे। परिंदा उड़ चला, अंदाज अपना मन चला, खुद की तो सुन ले, जी भर के जी ले, रुकना ना तू अब ठहर। Lyra, anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear. Lyra, anytime, anywhere. ब्रेक के बाद एक बार फिर के न्यूज नेशनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। काबुल में अमेरिकी ड्रोन हमले में जान गंवाने वाले 6 बच्चों के परिवार ने अमेरिकी सेना से आईएसके से अपने संबंधों के सबूत मांगे। अमेरिका कहता रहा कि उसने आईएस का साथ देने वालों पर यह हमला किया था। अमेरिकी जनरल और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन मार्क मिल ने कहा कि ड्रोन हमले में मारे गए कुछ लोग आईएस का साथ दे रहे थे। व्हाइट हाउस ने कहा हमले में स्थानीय लोगों की मौत की जांच चल रही है। अधिकारियों के अनुसार कार्रवाई के दौरान एक वाहन में धमाका होने के कारण स्थानीय लोगों की जान गई थी। रमल अहमदी ने बताया भतीजे के साथ कार्टून देख रहा था। बड़ा भाई कार से आया तो 6 बच्चे हंसते हुए कार की तरफ दौड़े, तभी धमाका हुआ। धमाके में 6 बच्चों के साथ मेरे परिवार के कुल 10 लोग मारे गए। तब से मेरा दिमाग स्थिर नहीं है। अहमदी परिवार का कहना है कि कार में विस्फोटक था। इसका सबूत अमेरिकी सेना दे। कार बच्चों के खून से लथपथ थी। अगर कार में बम था तो सबके चिथड़े क्यों नहीं उड़े? बगल की दीवार धमाके में जमीन दोस्त क्यों नहीं हो गई? 4 अहमदी भाइयों के 25 सदस्यीय परिवार में 10 लोग खत्म हो चुके हैं। अमेरिकी सेना का कहना है कि खुफिया सूचना के बाद यह हमला हुआ था। खुफिया तंत्र को ऐसे इनपुट व वीडियो मिले थे कि लोग कार में विस्फोटक लाद रहे थे। वहीं अहमदी परिवार का कहना है कि हमले में मारे गए 2 भाई अमेरिका के लिए काम करते थे। वे अमेरिका भी जाना चाहते थे, लेकिन अमेरिका ने उनकी जान ले ली। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टेस्ट सीरीज का चौथा दिन मैच लंदन के केंगिंगटन ओवल में खेला जा रहा है, जहां दूसरे दिन का खेल समाप्त होने तक टीम इंडिया का स्कोर बिना किसी नुकसान के 43 रहा था। रोहित शर्मा 20 पे और केएल राहुल 22 पर नाबाद रहे। भारत अभी भी इंग्लैंड से 56 रन पीछे। मैच में अभी तक का एनालिसिस पढ़ने के लिए तो मैच में अभी इंग्लैंड की टीम भारत की टीम से ज्यादा मजबूत नजर आई। तीसरे दिन भारतीय टीम का लक्ष्य बिना विकेट को इंग्लैंड की बढ़त से आगे निकलने का था। अभी तक रोहित राहुल के बीच शानदार 43 रनों की साझेदारी हो चुकी है। आज पहले सत्र में यह जोड़ी मेजबान टीम के गेंदों पर दबाव बनाने चाहेगी। सीरीज से पहले तीनों मैचों में इस जोड़ी ने अच्छा काम किया है। आज पहला सेशन बिना किसी विकेट के खेल लिया जाए। मुकाबला भारत के पक्ष में रहेगा। राजस्थान समेत पूरे देश में अभी जल संकट के हालात बने हुए हैं। कमजोर मानसून के चलते इस बार राजस्थान ही नहीं पूरे देश में जल संकट के हालात है। सिंचाई और पीने के पानी योग्य देश भर में बने 130 बांधों में महज 6 बांधों में क्षमता के मुताबिक पूरा पानी है। शेष 124 बांधों में से 100% पानी नहीं आया। देश के 25 बांध ऐसे हैं जहां 50% पानी नहीं पहुंचा। सेंट्रल वाटर कमीशन की 26 अगस्त को जारी रिपोर्ट में ये पुष्टि की गई। आने वाले दिनों में मानसून फिर से सक्रिय हो सकता है तो कुछ बांधों में पानी आएगा। इस रिपोर्ट के मुताबिक देश के बांधों में इस समय 108 बीसीएम
पानी है, जबकि पिछले वर्ष में इस समय 130 BCM पानी था। पिछले 10 सालों में इन बांधों में 113.585 BCM पानी रहा। सीधे तौर पर समझा जाए तो देश भर के बांधों में जितना पानी होना चाहिए उसके महज 63% पानी ही है। पिछले 10 सालों में इन बांधों की क्षमता में 96% पानी रहा। पिछले साल भी 83% पानी था। राजस्थान के बांधों में पानी कम आया, लेकिन इससे भी ज्यादा दिक्कत ये है कि हिमाचल में बारिश कम हुई। पश्चिमी राजस्थान को हिमाचल प्रदेश के गोविंद सागर और पौंग डैम से पानी मिलता है। इस बार भाखड़ा डैम में 64% पानी, जबकि पौंग डैम में महज 52% पानी है। राजस्थान राज्य के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए हुए 3 चरणों के चुनाव की मतगणना चालू थी। पंचायत समिति सदस्यों के लिए गिनती में कांग्रेस के 541 और भाजपा के 443 और 240 निर्दलीय जीत के साथ आगे चल रहे हैं। आरएलपी के खाते में 31, बसपा को 10 व एनसीपी को 1 सीट आ चुकी। जिला परिषद के लिए किए जा रही वोटों की गिनती में जोधपुर जिला परिषद में कांग्रेस के एक प्रत्याशी को बढ़त मिली। 6 जिलों के 200 जिला परिषद सदस्य, 1564 पंचायत समिति सदस्यों के लिए 3 चरणों में वोट डाले गए थे। पहले चरण के लिए 26 अगस्त, दूसरे के लिए 29 अगस्त, तीसरे चरण के चुनाव के लिए 1 सितंबर को वोट डाले गए। अब 3 चरणों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के प्रत्याशियों को मिले वोटों की काउंटिंग शनिवार को हो रही है। यह काउंटिंग जिलों के मुख्यालय पर हुई। तीनों चरणों में 64.40% मतदाताओं के वोट के आधारिकार का उपयोग किया। चुनाव परिणाम में 6 जिला प्रमुख, उप जिला प्रमुख एवं 78 प्रधान उप प्रधानों की स्थिति भी मोटे तौर पर साफ कर दी गई। वैसे इनमें 1 जिला परिषद सदस्य और 26 पंचायती समिति सदस्य निर्विरोध चुन लिए गए। इसी तरह 199 जिला परिषद और 1537 पंचायती समिति सदस्यों के परिणाम ईवीएम मशीन से तेजी से बाहर आ रहे हैं। वैक्सीनेशन में मुंबई अभी अव्वल रही। मुंबई 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीकाकरण करने वाला देश का पहला जिला बना। करीब 28 लाख लोगों को दूसरा कोरोना वैक्सीनेशन का डोज लगा। वैक्सीनेशन में 1 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी बीएमसी अब आने वाले दिनों में सेकेंड डोज वालों के टीकाकरण को बढ़ाने का प्रयास करने जा रही है। वैक्सीनेशन में 1 करोड़ का आंकड़ा मुंबई पार कर चुकी बीएमसी अब आने वाले दिनों में सेकेंड डोज वालों के टीकाकरण को बढ़ाने का प्रयास करने जा रही है। बृहद मुंबई महानगर पालिका के प्रयास के बाद मुंबई देश का पहला ऐसा राज्य बन गया जहां 1 करोड़ से ज्यादा लोगों का वैक्सीनेशन हुआ। पोर्टल पर अपलोड किए गए आंकड़ों के अनुसार शुक्रवार तक यहां 1,63,497 लोगों को कोरोना का टीकाकरण हुआ। इसमें 72,75,134 ऐसे लोग हैं जिन्हें पहली डोज और 27,88,363 ऐसे जिन्हें दोनों डोज लग चुकी है। फिलहाल वक्त हो चला है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर मिलेंगे। My life, my Lyra.
ब्रेक के बाद के न्यूज नेशनल के मंच में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। तालिबान आज अफगानिस्तान में नई सरकार का ऐलान करने वाला है। इससे पहले वहां महिलाओं का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। काबुल में महिलाओं के अधिकार की आवाज उठा रही एक्टिविस्ट को तालिबानियों ने आंसू गैस छोड़कर रोकने की कोशिश की। 2 दिन से प्रदर्शन कर रही इन महिलाओं का कहना है कि नई सरकार में उनकी भागीदारी होनी चाहिए और अहम भूमिका भी मिलनी चाहिए। आईएसआई के चीफ इस बीच काबुल में पहुंचे। तालिबान के बुलावे पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद काबुल पहुंचे हैं। ये जानकारी पाकिस्तानी पत्रकार हमजा अहमद सलाम ने शेयर की। उन्होंने बताया कि आईएसआई के चीफ तालिबानी हुकूमत में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों के भविष्य पे चर्चा करेंगे। बता दें कि पाकिस्तान और आईएसआई पर तालिबान की मदद के आरोप लगते रहे हैं। अफगानिस्तान पर तालिबानी कब्जे के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ होने के आरोप है। काबुल में तालिबान की फायरिंग में 17 लोगों की मौत हुई। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान और रेजिस्टेंट फोर्स के बीच में भीषण जंग जारी है। इसी बीच दोनों ने पंजशीर को जीतने का भी दावा किया। तालिबान का कहना है कि अब पंजशीर पर उनका नियंत्रण है। पंजशीर पर जीत की खुशी में तालिबान ने शुक्रवार को काबुल में हवाई फायरिंग की थी, जिसमें 17 लोगों की मौत हो गई, 41 लोग घायल हुए। ये जानकारी टोलो न्यूज के जरिए मिली थी। अभिभावकों को अभी भी कोरोना की तीसरी लहर की आशंका है। वे चाहते हैं कि 2 माह इंतजार करने के बाद कोई निर्णय लिया जाए। सूरत के मनपा शिक्षण समिति के स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति अभी कम नजर आई। सूरत सहित प्रदेश भर में 2 सितंबर से कक्षा 6 से 8 तक के स्कूल खुल गए, लेकिन स्कूलों में छात्राओं की उपस्थिति निजी और सरकारी स्कूलों में अलग अलग है। सूरत महानगर पालिका संचालित स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बेहद कम दिखी, जबकि निजी स्कूलों में छात्रों की संख्या 60% से ज्यादा है। सरकारी स्कूलों में आने वाले छात्रों की संख्या कम होने से अधिकांश कक्षाएं खाली रहती है। मनपा शिक्षण समिति के सदस्यों के मुताबिक अभिभावकों में अभी भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर डर बैठा हुआ है। तीसरी लहर की आशंका को लेकर अभिभावक चिंतित है। शायद इसीलिए वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे, जबकि अब सभी स्कूल में बच्चों की पूरी सुरक्षा और सुविधा की व्यवस्थाएं की गई। वो जिम्मेदार छात्रों स्कूल बुला रहे। केवल 24% पेरेंट ने ही सहमति पत्र दिया। शिक्षण समिति के 300 स्कूलों में कक्षा 6 से 8 में 10,000 से ज्यादा छात्र हैं। अब तक शिक्षण समिति में कुल स्कूलों में 24 अभिभावकों ने ही अपनी सहमति दी। अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल भेजना नहीं चाहते। बीजेपी की अहम बैठक आज प्रदेश कार्यालय में होगी। इसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा प्रकोष्ठों के संयोजकों को टिप्स देंगे। राज्य सरकार ने ओबीसी समुदाय को सरकारी भर्ती व परीक्षाओं में 27% आरक्षण लागू कर दिया है। इस वर्ग की 50 से ज्यादा आबादी तक सरकार के इस फैसले को पहुंचाने पर फोकस रहेगा। पार्टी सूत्रों के मुताबिक प्रदेश में अध्यक्ष वीडी शर्मा और संगठन महामंत्री सुहास भगत भी मौजूद रहेंगे। इसी अवसर पर संगठन के कामकाज और पार्टी के आगे के तय कार्यक्रमों पर भी चर्चा होगी। प्रदेश संगठन में नई नियुक्तियों के बाद 7 मोर्चा और 17 प्रकोष्ठ पदाधिकारियों की यह पहली बैठक हो रही है, जिसमें उपचुनाव और स्थानीय निकायों के आगामी चुनाव के मद्देनजर जिम्मेदारियां भी दी जा सकती है। उधर भाजपा के आईटी विभाग व सोशल मीडिया विभाग के संयोजकों व सह संयोजकों में शुक्रवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में पार्टी पदाधिकारियों की उपस्थिति में पदभार ग्रहण किया। पदभार के पश्चात संयोजकों ने सोशल मीडिया को लेकर पार्टी के आगामी माह की रणनीति पर चर्चा की। पार्टी के एक पदाधिकारी ने बताया, जिस तरह से कांग्रेस अब सोशल मीडिया पर ज्यादा सक्रिय है, उसे देखते हुए बैठक में आईटी सेल और सोशल मीडिया की टीम के साथ आगे की रणनीति पे बात होगी। बता दें कि पार्टी के प्रदेश प्रभारी पी मुरलीधरन व जून माह में बैठक में सोशल मीडिया की टीम को आक्रामकता से विपक्षी दलों के आरोपों का जवाब देने की नसीहत दी थी। मायावती का प्री पोल सर्वे पर सवाल, भ्रम में न आए जनता। यूपी 2020 चुनाव के सर्वे पर बसपा प्रमुख ने सवाल उठाए और उसे षड्यंत्र बताया। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा, ये सर्वे भ्रमित करने वाला है। बसपा इस गले न उतरने वाले सर्वे का सामना करने को तैयार है। भाजपा सरकार के द्वारा जनता को भ्रमित करना चाहती है। मायावती ने शनिवार को कहा कि चुनावी सर्वे भ्रमित करने वाला है। ये सर्वे गले नहीं उतरता, षड्यंत्र का सामना करने को तैयार है।
सर्वे के बहकावे में नहीं आएंगे। मायावती ने कहा कि ब्राह्मण समाज बसपा के साथ है। चुनाव के नजदीक आते ही भ्रामक खबरें आनी शुरू हो जाती है। जनता इस सर्वे के बहकावे में नहीं आने वाली। पूर्व मुख्यमंत्री बोली, आम लोग बीएसपी के साथ तेजी से जुड़ रहे हैं। इसमें दूसरी पार्टियों में बौखलाहट साफ नजर आ रहा है। सर्व समाज को जोड़ने के लिए दूसरी पार्टियां नकल कर रही है। 2012 की तरह ये सभी पार्टियां अगर अंदर अंदर एक हो जाए तो इसमें ताजुब की बात नहीं। मायावती का कहना है कि ये भी जनता अच्छी तरह जानती है, ये लोग बीएसपी की मजबूती के खिलाफ एकजुट हो जा सकते हैं। हमारी पार्टी के लोगों को एक साथ एकजुट रहना होगा। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने शुक्रवार को राजद कार्यालय के लिए जमीन की मांग की। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को गुस्सा आ गया। सीएम ने कहा कि जमीन कहां आसमान से लाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि लोग क्या बोलते हैं वही जाने। सीएम के बयान के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जदयू पर बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा है कि जेडीयू ने विधायकों के फ्लैट को तोड़ जमीन कब्जाई है। तेजस्वी यादव ने यह भी कहा कि उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री से सबसे बड़ी पार्टी राजद के कार्यालय के लिए सबसे कम आवंटित जमीन की सच्चाई पर सवाल पूछ लिया तो आदतन उनको गुस्सा आ गया। पार्टी कार्यालय की जमीन को लेकर नीतीश ने यह भी कहा था कि सारी रिकॉग्नाइज्ड पार्टियों को हम लोगों के 2006 के बाद जमीन दी है, इन लोगों ने कभी दी है। जगदानंद सिंह ने बातचीत में ये सवाल भी उठाया कि जेडीयू और भाजपा कार्यालय पर 5 वर्षों में सरकार ने कितना खर्च किया है, यह भी बताए कि राजद कार्यालय पर कितना खर्च किया। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहें के न्यूज़। नमस्कार।